नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। फैसले की घड़ी आ चुकी है, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और जनता का फैसला नतीजों के रूप में किसी की उम्मीदों को पर लगाने वाला है तो किसी के सपनों के महल को ढाने वाला है। यूं तो 10 नवंबर को 10 राज्यों में करीब 54 सीटों पर हुए उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन निगाहें हरियाणा बड़ौदा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव और बिहार में होने वाले सत्ता परिवर्तन वाले नतीजों पर सबसे ज्यादा टिकी होंगी, क्योंकि हरियाणा के बड़ौदा में जहां दिग्गजों की साख दांव पर है तो बिहार में 15 साल से सत्ता पर काबिज नीतीश सरकार के भविष्य का फैसला होने वाला है। तो बिहार में किसकी सरकार होगी, बड़ौदा का रण कौन जीतने वाला है, इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। कुछ घंटों बाद 10 नवंबर यानी रिजल्ट डे के दिन ये साफ हो जाएगा और इसके साथ ही बिहार का बिग बॉस कौन होगा और बड़ौदा का बाहुबली कौन, ये भी फैसला हो जाएगा। चुनाव में असल टक्कर आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन और एनडीए के बीच है। चिराग पासवान की एलजेपी और पुष्पम प्रिया की प्लूरल्स भी चुनावी समर के दौरान खूब सुर्खियों में रही। वहीं दो नए गठबंधनों ने भी बड़े दलों को टक्कर देने के लिए ताल ठोकी। इनमें पप्पू यादव की जाप के नेतृत्व में एक गठबंधन और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा की लीडरशिप में था। एक तरफ चुनावी नतीजे जहां बिहार में सरकार के भविष्य का फैसला करेंगे, तो दूसरी तरफ हरियाणा में एक सीट यानी बड़ौदा सीट पर आने वाले नतीजे भी सियासत के महारथियों की रणनीति पास हुई या फेल, ये साफ कर देंगे और जीतने वाले उम्मीदवार से ज्यादा पार्टी के दिग्गजों का सियासत में कद ऊंचा हो जाएगा। तो इन चुनावी नतीजों को लेकर कयास तो बहुत लग रहे हैं, लेकिन आज एक बार फिर बात करेंगे नतीजों से पहले बन रही संभावनाओं और चुनावी रण में हुए उतार चढ़ाव की। कई दिग्गज यहां पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ेंगे, पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उस सबसे पहले चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं कुछ जरूरी जानकारियों पर जो इन चुनाव से जुड़ी हुई है। तो बड़ौदा का वोट प्रतिशत अभी तक जो रहा, साल 2020 में 68.94%, 2019 में 68%, 2014 में 73% वोट प्रतिशत रहा। इसके अलावा 2009 में अगर आपको बताएं, बड़ौदा का अभी तक का जो वोट प्रतिशत है वो 2009 में 67%, 2005 में 74%, 2000 में 69%, साल 2020 में 68.94%। अभी जो उपचुनाव हुआ है, मतदान हुआ है 68.94%। 2019 में जब चुनाव हुआ था 68% रहा था और सबसे ज्यादा 2014 में दर्ज किया गया था। इसी तरह से सुबह 9 बजे आपको बता दें कि जब उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ तो सुबह 9 बजे तक 13% पहुंचा था वोट प्रतिशत, सुबह 11 बजे 19.5% हुआ, दोपहर 3 बजे तक 46.23%, शाम 5 बजे 61.57% और शाम 7 बजे तक 68.94% तक पहुंच गया था। तो ये वोट प्रतिशत जो है किस और इशारा कर रहा है, किसकी किस्मत चमकने वाली है, किसका सितारा बुलंदियों को छूने वाला है, सत्ता का सिंहासन किसे मिलने वाला है, इस सब पर हम करेंगे चर्चा। कुछ मेहमान हमारे साथ यहाँ पर इस चर्चा में जुड़ेंगे जो बताएंगे कि आखिर ये जो वोट प्रतिशत है ये किस और इशारा कर रहा है, बड़ौदा में किसकी बयार चलने वाली है और एग्जिट पोल से सामने आ रहे नतीजों की बात करें, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उससे बिहार में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है और महागठबंधन जो है जोरदार वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो एग्जिट पोल्स हैं वो हर बार सही साबित नहीं होते हैं। कुछ बदलाव भी यहाँ पर, बड़े बदलाव भी देखे जाते हैं, लेकिन हर बार ये गलत साबित हो ऐसा भी नहीं है। तो ये कितने सटीक है और जो जिस तरीके से चुनाव चला वो यहाँ पर किस तरह से बताता है कि अब क्या होने वाला है, सरकार सत्ता जो है किसके पास जाने वाली है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं
शंभू बद्रा जुड़े हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और ओमकार सिंह जो कि INLD के प्रवक्ता हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। मुकेश जी, ओमकार जी, मैं आपके पास आऊं इससे पहले मैं चाहूंगी जो वरिष्ठ पत्रकार शंभू बद्रा हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे चाहूंगी जरा बताएं। शंभू जी, जो नतीजे हैं वो उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कुछ ही वक्त में वो भी साफ हो जाएंगे। 10 नवंबर अब बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया है, घंटों का कह सकते हैं कि अब अंतर रह गया है यहाँ पर नतीजों के बीच में। लेकिन अगर आप यहाँ पर बिहार और बड़ौदा में हुए उपचुनाव, बड़ौदा के उपचुनाव को देखें, बिहार चुनाव को देखें, क्या लग रहा है? सबसे पहले मैं चाहूंगी बड़ौदा पर बात रखें कि उम्मीदें जो है किसकी परवान चढ़ेंगी? देखिए, बड़ौदा में मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है और वो सीट कांग्रेस की थी, इसीलिए कांग्रेस को वापसी की उम्मीद है कि वो सीट उनके हाथ में रहेगी। उसी तरह से बीजेपी के लिए ये एक गेनिंग सीट होगी कि अगर वो सीट जीतती है तो इस बेल्ट में बीजेपी का जनाधार एक तरह से मजबूत माना जाएगा कि धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और वो मैसेज जाएगा कि बीजेपी ने एक सीट और गेन की है और उनकी सरकार की अस्थिरता के लिए ये एक इम्पोर्टेंट चीज होगी। लेकिन जो कांग्रेस की जो टिकट बांटने की जो स्थिति थी उस पे अगर आप गौर करेंगे तो वहाँ पे सबसे मजबूत कंटेंडर कपूर नरवाल थे और उनको टिकट नहीं मिला और इंदु नरवाल को टिकट दिया गया। तो अगर अंदर खाते कुछ हुई हो तो कांग्रेस के लिए आशंका हो सकती है कि वो सीट कांग्रेस के हाथ से निकल जाए। और बीजेपी ने फिर वही चेहरा दोहराया है, योगेश्वर दत्त पहले भी खड़े थे, उनको भी इस बार टिकट दिया है। तो हो सकता है कि उनकी लॉटरी लग जाए। तो जो मुझे संभावना दिख रही है उसमें लग रहा है कि शायद बीजेपी कांग्रेस की कमियों का फायदा उठा ले। और इनेलो भी यहाँ पर इस चुनावी मैदान में थी। कौन किसके लिए किस तरह से यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई दिया, किसकी कितनी भूमिका इस उपचुनाव के दौरान रही, इस पर भी हम चाहेंगे जरा आप टिप्पणी करें, क्योंकि ये चुनाव जो है हार जीत से ज्यादा सबसे ज्यादा अब अपनी प्रतिष्ठा का भी सवाल हो गया था पार्टियों की और उनके भविष्य का फैसला करने वाला भी बन गया था। तो सियासी कद किसका कितना हो जाएगा, किस पार्टी की क्या भूमिका जो है अब इस नतीजों के बाद सामने आएगी? इनेलो जो है, देखिए, इस एक तो पूरे रोहतक सोनीपत के जो बेल्ट है, इस बेल्ट में इनेलो का जनाधार मजबूत नहीं है और ये इनेलो खुद ये पार्टी अपने स्तर पे इस बात को जानती है। लेकिन ये चुनाव में उनका एक प्रेजेंस है कि एक पार्टी के तौर पे वो खड़ी है और उनका जो एक मत प्रतिशत है वो केवल प्रेजेंस को ही दर्शाएगा, वो किसी भी फाइट में नहीं है, इससे इलेक्शन में जीतने की किसी फाइट में नहीं है। एक पार्टी के तौर पे उसका प्रेजेंस यहाँ पे रहेगा और वही वो शायद उनका लक्ष्य भी वही रहा हो कि हम एक पार्टी के तौर पे अपना प्रेजेंस दिखाए, क्योंकि जीतने या हारने के लिए उसके लिए सोचने का उनके पास कोई आधार ही नहीं है जिसके आधार पर कि वो सोचे। जी, ओमकार सिंह जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आपको इसी बीच बता दें, वंदना पोपली बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका वंदना जी, आएंगे आपकी तरफ। जी ओमकार जी, नतीजे आने वाले हैं, कितनी उम्मीद अभी दिखाई दे रही है आपको? देखो, नतीजे क्या आएंगे तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हमें अपनी मेहनत पर, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर, वहाँ की जनता पर पूरा विश्वास है और हम आश्वस्त हैं कि हम बहुत अच्छी वापसी करेंगे बड़ौदा में। और हाँ, अभी भाई साहब मेरे बोल रहे थे कि किसी उसमें नहीं है, मैदान में नहीं है। मैं आपको बता दूं, मुकाबला त्रिकोणीय है, वहाँ पे कुछ भी संभव है। और जहाँ तक लहर की बात है, एंटी बीजेपी लहर है, क्योंकि कृषि बिल है जो उनको वहाँ की जनता ने नकारा नहीं, कृषि बिलों को नकारा है, मतलब जनता ने बीजेपी को स्वीकारा नहीं है। अब रिजल्ट क्या आएगा तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हम अपनी मेहनत पर, हमारे कार्यकर्ता अपनी मेहनत पर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जी वंदना जी, कांग्रेस का गढ़ जीत पाएगी बीजेपी, और क्या लगता है कितना उलटफेर जो है यहाँ पर देखने को मिला इस बार चुनाव में? कायनात, मुझे लगता है कि अगर गढ़ की बात की जाए तो गढ़ तो अमेठी भी था और किस तरह से वायनाड में भागे हम सभी ने देखा। तो गढ़ तो इनका ऑलरेडी टूट चुका है, जिस तरह से घबराहट बार बार दिखाई दे रही है। मैंने अभी एक ट्वीट पढ़ा, जो इनके प्रत्याशी थे भालू,
उन्होंने एक ट्वीट करा था, उसमें कहा था कि जितने भी साथी हैं सभी जो है पहुंचे अपने बिस्तर साथ में लेकर आए। मतलब अभी से ईवीएम पर क्वेश्चन मार्क इन्होंने अभी से उठाना शुरू कर दिया। वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि इनका डर है, इनको लगता है कि हम हारने वाले, तो कहीं ना कहीं कुछ तो फोड़ना है, किसी के सिर पे कुछ तो कारण बताएंगे, ठीकरा कहीं तो फोड़ेंगे। तो वो अभी से उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। आप देखेंगे हम बहुत अच्छे मतों से हम जीतेंगे और जो बड़ौदा है विकास पर अपनी मुहर लगाएगा। झूठ की जो राजनीति करती है कांग्रेस, उसकी समाप्ति होगी। इनका जो गढ़ है वो खत्म होने वाला है और हम बहुत अच्छे नंबर से जीतने वाले हैं। मुकेश मल्होत्रा जी, बीजेपी नेताओं की तरफ से उपचुनाव के बाद नतीजों को लेकर जरूर बात जो है वो होते हुए सुनी गई है। यहाँ पर सभी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी कहा कि एक जो होता है अखाड़े में पहलवान चित करता है उस पर जीत सुनिश्चित होती है, लेकिन एक मुकाबला ऐसा भी होता है जहां पर पॉइंट्स जो हैं वो जीत को सुनिश्चित करते हैं। हमारे पॉइंट्स जो हैं वो हमें जीत दिलाएंगे, हमारे पॉइंट्स भी अच्छे रहे हैं। क्या लग रहा है कि बाजी पलट चुकी है अब? मैडम, बड़ौदा में कांग्रेस पार्टी हर हालत में जीत हासिल करेगी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेताओं ने, चाहे वो अध्यक्षा माननीय कुमारी शैलजा जी हों, चाहे हुड्डा जी हैं, चाहे सुरजावाला जी हैं, हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी, सबने और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये चुनाव लड़ा है और पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ा है और जनता का पूरा आशीर्वाद हमारे उम्मीदवार को वहां से मिला है। वहां की जो समस्याएं हैं, एक रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के नाते वहां पर जो किसानों के प्रति ये 3 बिल लेके आए हैं उसका और विरोध है वहां पर, क्योंकि किसान वहां पर तंग हैं और ये बिलों का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जनता के साथ मिलकर बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ा है और अब कल नतीजों में देखेंगे कि ये चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी और हरियाणा प्रदेश की राजनीति में इसके बाद बदलाव भी शुरू होगा और ये एकजुटता का। ठीक है मुकेश मल्होत्रा जी, आप कह रहे हैं, अभी भी आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ही जीतेगी। हम ये नहीं कहेंगे कि कौन जीतने वाला है या कौन हारने वाला है, हम ये जरूर लेकिन आपसे पूछेंगे कि उपचुनाव के बाद में अभी तक जीत को लेकर के किसी पार्टी के नेता की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया? क्या जीत को लेकर अब आश्वस्त नहीं रहे पार्टी के नेता? बिल्कुल आश्वस्त हम हैं। पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी के सारे नेता भी और कार्यकर्ता इस जीत के प्रति आश्वस्त हैं और कल जब चुनाव के नतीजे आने ही हैं तो इसलिए किसी ने बयान भी नहीं दिया। आप नतीजों में देखेंगे कि कल कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से वहां से लीड करेगी और ये चुनाव हर हाल में कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। शंभू भद्रा जी, क्या लगता है ये जो चुनाव पूरा कैंपेन रहा, जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ और जब तक मतदान का दिन नहीं आया तब तक जो सारी चीज़ें यहाँ पर ऊपर नीचे उतार चढ़ाव यहाँ देखा गया इस चुनाव प्रचार में भी, क्या लगता है कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट रही? किसने फेवर में ज़्यादा सबसे चीज़ें वो कर दी हैं? किस पार्टी के फेवर में सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कौन सी चीज़ रही है? देखिए, अगर बड़ौदा की आप बात करें तो मेन मुद्दा वहाँ विकास था और किसी सिटिंग विधायक कांग्रेस के थे तो विपक्ष बीजेपी को ये मौका था कि वहाँ पे ये बताएं कि देखिए कांग्रेस के विधायक रहते हुए यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। हालांकि सरकार में बीजेपी है तो बीजेपी की नैतिक जिम्मेदारी भी है कि प्रदेश के समग्र विकास का दावा करती है बीजेपी कि पूरे प्रदेश में हम एक समान विकास कर रहे हैं। तो विकास का वो मुद्दा ऑलरेडी बीजेपी के लिए भी इम्पोर्टेंट था कि सरकार पिछले 6 साल से उन्हीं की थी तो उनके खाते में भी जाती है। लेकिन बीजेपी इस बात को वहाँ पे इंजेक्ट करने में, पब्लिक में मैसेज देने में कामयाब रही है मेरे ख्याल से कि देखिए कांग्रेस का विधायक है और पहले से विधायक है, लेकिन वहाँ पे बड़ौदा अभी भी ग्रामीण क्षेत्र है, 59 गांव है जो कि ऑलरेडी ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन विकास को तरस रहा है और मजेदार है कि सोनीपत में आता है तो वहाँ पे उम्मीद की जाती कि विकास तेजी से होगा, लेकिन वो विकास नहीं हुआ है। तो एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा वहाँ विकास था। दूसरा कि जो रोजगार को लेकर के जो लगातार चीजें होती हैं कि पूरे प्रदेश में रोजगार को लेकर बड़ी समस्या है, नई इंडस्ट्री, नए रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, सरकार में सरकारी नौकरी में भी अवसर कम हो रहे हैं, तो वहाँ पे रोजगार को भी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है। तो इस इलेक्शन को आप देखेंगे तो विकास एक मेन मुद्दा रहा, लेकिन उसको बीजेपी अपने तरीके से और कांग्रेस अपने तरीके से प्रचार में उस बात को उठाई है। ओमकार सिंह जी, जी, आप कितना मतलब इत्तेफाक रखते हैं इस बात से जो अभी वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्रा जी ने कही?
देखिए, सत्ता पक्ष में होने के करके बीजेपी ने वहां पे हथकंडे तो साम दान दंड भेद सब लगाए इन्होंने। लास्ट टाइम इन्होंने सिलेंडर भी बांटे, पैसे भी बांटे, शराब भी बांटी, खुलकर इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। लेकिन वहां जहां तक हमें विश्वास है, वहां की जनता इनके बरगलावे में नहीं आई होगी और जनता ने बिल्कुल सही मत का उपयोग किया होगा। हम पूरे आश्वस्त है अपनी मेहनत पे भी, मात्र वहां की जनता पे भी। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जो बिहार के नतीजों का भी आंकलन आ रहा है, उससे एक बात स्पष्ट है कि भारत की जनता ने झूठ और जुमले की राजनीति को त्याग दिया और वास्तविकता में जो सही बात करने वाले, रोजगार की बात करने वाला, बीजेपी जब भी बात करती है हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, गांधी नेहरू परिवार पे आ जाती है। ये कभी भी मुद्दे की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते हैं, कभी उद्योग की बात नहीं करते, औद्योगिकरण हो, ये सिर्फ जनता को भटकाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को ये पता है कि वहाँ बड़ौदा की जनता को, कि मैंने भी खुद वहाँ पे काम किया है, बड़ौदा की जनता इनके बहकावे में नहीं आई है। बाकी कल जो जिसके मुकद्दर में होगा सामने आ जाएगा। वंदना जी, एग्जिट पोल बिहार का तो बता ही रहे हैं कि क्या हो सकता है, और अभी ओमकार सिंह जी ने भी कहा कि किस तरह से वो मानते हैं कि झूठ और जुमलों की सरकार को नकार दिया है जनता ने। इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूंगी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने सबसे पहली बात कही कि जितने भी हमारे लीडर्स हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ा। मुझे वो इलेक्शन लड़ते कम दिखाई दिए, आपस में लड़ते हुए ज्यादा दिखाई दिया। आपने देखा होगा कुमारी शैलजा का किस तरह से दीपेंद्र हुड्डा के मंच पर अपमान हुआ, किस तरह से धक्का मारकर एक बेचारी दलित महिला को मंच से उतार दिया गया और वो वहां से चली गई। तो ये कोई नई कहानी नहीं है कांग्रेस की, इस तरह का ये काम करते रहते हैं, ये आपस में ज्यादा लड़ते हैं, इलेक्शन ही कम लड़ते हैं। दूसरी बात, इन्होंने यहाँ पर समस्याओं की बात करी कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं, आप बड़ौदा के बड़ौदा की जो आप समस्याओं की बात कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? 3 बार से जो आपका प्रतिनिधि, आपका वहाँ पर विधायक कांग्रेस का था, और उसके बाद एक ही रिकॉर्ड पर है कि उन्होंने कभी भी विधानसभा में कोई प्रश्न जो है, कोई भी ऐसा प्रश्न जो नहीं है विधानसभा में बड़ौदा के बारे में पूछा हो। और कृषि बिलों की यहाँ पर ये बात करें तो ये जो आपका जो झूठ का प्रचार था वो अब खत्म हो चुका है। कल आप देखेंगे कि किस तरह से एक बड़ी जीत जो है बड़ौदा की जनता हमारे को दिलाएगी और ये आपका जो झूठ है वो खत्म होगा। जहाँ तक ओमकार सिंह जी की बात है, वो बात कर रहे थे रोजगार की, कि रोजगार के बारे में बीजेपी बात नहीं करती। मुझे लगता है सबसे ज्यादा हम बात यही करते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्चे अगर किसी ने रोजगार दिया तो वो जितने भी पेपर हुए सारे पेपर लीक हुए हरियाणा में। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कहीं पर पेपर सुनिए ओमकार जी, एक तो मैं आपके बीच में नहीं बोलती, आपको उसका भी जवाब दे देती हूँ। भ्रष्टाचार का राग सुन लीजिए, भ्रष्टाचार के ऊपर तो मैं कुछ बोलूंगी तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। भ्रष्टाचार के ऊपर तो मुझे ना बोलने दीजिए। सुन लीजिए, आप यहाँ पर बात कर रहे हैं पेपर लीक हुए, अगर कहीं पर पेपर लीक हुए तो उनको पकड़ा गया। मैं रेवाड़ी से आती हूँ, सुन लीजिए ओमकार सिंह जी, सुन लीजिए, आप बिना पर्ची बिना खर्ची हमने नौकरी दी। आपके समय में कितनी नौकरी दी थी आप बात? ये भी एक जुमला है, का जवाब देना चाहता हूँ। जी शंभू जी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बार पार्टी की पिछले 6 साल में आप 3 बार। वंदना जी, ओमकार जी, 1 मिनट आपको बीच में रोकना चाहूंगी। शंभू जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शंभू जी, मेरे को बीच में 1 मिनट का टाइम प्लीज। जी कहें। जो इन्होंने बात की बिल्कुल सेज वाली कुमारी शैलजा जी के प्रति बिल्कुल गलत इन्होंने बात की है। बिल्कुल ये गलत आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने बिल्कुल एकजुटता को आदर मान देकर वहां पर इलेक्शन लड़ा है और कुमारी शैलजा जी का जो मान सम्मान है वो दीपेंद्र हुड्डा जी की आंखों में, हुड्डा जी की आंखों में बहुत अच्छा है। ये जानकर गिराने के लिए सब आरोप लगा रहे हैं, झूठे मनगढ़ंत आरोप हैं। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी सम्मानजनक तरीके से इलेक्शन लड़ी है और बिल्कुल जीत कर बाहर आएगी। ये सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता हमारी जो बहन है वो गलत आरोप लगा रहे हैं, इसकी मैं निंदा करता हूं। वंदना जी क्या कहेंगे? आप पर अनलकर आरोप लगाने का यहाँ पर आरोप लगा दिया है मुकेश मल्होत्रा जी। देखिए पूरे प्रदेश ने देखा इसको और वीडियो मेरे पास भी है, अगर आप चाहें तो मैं आपको भी भेज देती हूँ, आप भी देख लीजिए किस तरह से वो नाराज होकर गई हैं और ये पूरे प्रदेश ने देखा है। तो ये आदर सम्मान। अच्छा एक चीज और जैसे एक प्रश्न का और जवाब दे दीजिए, क्या आपके जो प्रत्याशी रहे हैं इंदुराज नरवाल, उसने ये नहीं बोला? उसका भी वीडियो मेरे पास है, कहीं पर कुछ लिखा नहीं हुआ, वीडियो है मेरे पास। उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ हुड्डा साहब का आदमी हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है, शैलजा जी से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो आए या नहीं आए।
ये भी मेरे पास वीडियो है, वो भी आप चाहें तो आपको दिखा सकती हूँ। अब वो भी आप कह देंगे कि झूठ है, इस दौरान गलवार जी भी जल्दी का बहुत चलिए फिर से वही आरोप प्रत्यारोप पर बात आ गई है। शंभू पत्रा जी, आरोप प्रत्यारोप में इलेक्शन नहीं होता। शंभू जी, क्या लग रहा है यहाँ पर कहीं खुशी कहीं गम वाली स्थिति कल बनेगी? उनकी बात कीजिए, इन गलत आरोपों के ऊपर कोई सवाल नहीं समझ पाया, आवाज बहुत है अगल बगल में आपके। शंभू पत्रा जी, क्या लग रहा है कल कहीं खुशी कहीं गम जैसी कभी गम जैसी स्थिति दिखेगी कि कहीं पर जीत तो कहीं पर हार? देखिए, आप ओवरऑल बात कर रहे हैं क्या कल? जी बिल्कुल, मैं कल बिहार में आने वाले नतीजे और खासतौर पे ये जो बड़ौदा में उपचुनाव हुआ, बड़ौदा सीट को लेकर उसके नतीजों पर मैं बात कर रही हूँ। देखिए, बिहार को लेकर के देखेंगे तो अब तक जो एग्जिट पोल है वो तो महागठबंधन के पक्ष में है, लेकिन एग्जिट पोल फेल भी हुए हैं, तो निश्चित रूप से बिहार में जो नतीजा होगा वो चौंकाने वाला हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि राजद को पूर्ण बहुमत वहां पे नहीं मिलता है, त्रिशंकु विधानसभा होती है, तो मे भी बीजेपी को सत्ता तक पहुंचने में आसान होगी और बीजेपी किसी न किसी तरीके से वहां पे फिर से सरकार बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर राजद को पूरी तरह से मेजोरिटी मिल जाती है तो उम्मीद है कि जो महागठबंधन की सरकार बने। लेकिन एग्जिट पोल पर आंख मूंद के भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पीछे भी कई बार एग्जिट पोल फेल हुए हैं और वो सफल वो उस तरह से नहीं हो पाए जैसा कि जो नतीजा है वो उसके विपरीत आए हैं एग्जिट पोल के। तो बिहार में एक ऐसा वर्ग है जिसको कि लगता है कि फिर वापस बीजेपी नीतीश के साथ या किसी और के साथ सरकार में वापस आ जाए, और एक बड़ा वर्ग दूसरा है जो कि ऑलरेडी बीजेपी को सत्ता से बाहर देखना चाहती है और वो महागठबंधन के पक्ष में है। नतीजा कल आएगा, लेकिन जो मुझे लगता है कि उसमें अभी के स्थिति में महागठबंधन का पलड़ा भारी है, लेकिन बीजेपी और नीतीश चौंका सकते हैं, इससे भी आप इनकार। बिहार में भी महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के अंदर भी क्या आप देख रहे हैं किसी तरह का कोई डर जो है वो बैठता जा रहा है? जो अपने दो वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस ने दिल्ली से बिहार के लिए रवाना किया, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तो सब एग्जिट पोल के आधार पे वो उत्साहित है कि जो वहाँ पे सत्ता आ रही है, और कांग्रेस जो कि 30 साल से लगभग बिहार की सत्ता से दूर है, और उसमें आप देखेंगे कि अपने पार्टी के तौर पे एक एंट्री देख रही है कि यदि मौका मिलता है तो सरकार में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और अपने वहाँ के नेताओं को बना के रखना चाहते हैं, जो कि पार्टी के लिए एक मजबूत आधार सा होगा। तो कांग्रेस की स्थिति तो ये है कि अभी वो मान के चल रही है कि कल जो परिणाम आएगा वो उसके पक्ष में ही आएगा, और वो उसकी तैयारी को लेकर के वो वहाँ पे अपने नेता को भेज रहे हैं। लेकिन अंतिम परिणाम आने के बाद ही हमें कोई निष्कर्ष या किसी बात पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि कल जो नतीजे आएंगे बिहार को लेकर के, उसमें हो सकता है कि जो एग्जिट पोल है उससे अलग भी हो। यहाँ पर इस चुनाव में भी, बिहार चुनाव की अगर बात करें तो कई सारी चीज़ों को लेकर के, बयानबाजियों को लेकर के एक दूसरे पर निशाने भी साधे गए। आप क्या मानते हैं कि अगर महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है तो वो कौन सी चीज़ रही जिसने इस तरह से जो है हवा का रुख ही बदल दिया? देखिए, इसमें तो मेन बात ये है कि बिहार में बीजेपी ने पोलराइजेशन की कोशिश की है, और उसका आपको पता होगा कि बिहार बीजेपी की जो राजनीति है, जो देश में राजनीति है पोलराइजेशन की, वो राजनीति अब तक बिहार में लागू नहीं होता है। वहाँ पे पोलराइजेशन का कोई खेल नहीं चलता है अब तक के इलेक्शन में, लेकिन इस इलेक्शन में बीजेपी ने पोलराइजेशन को ज्यादा हवा दी है, और वहाँ पे एक हद तक पोलराइजेशन जो होता हुआ दिखा भी। मैं खुद ही बिहार की यात्रा पे था इलेक्शन के समय में, तो देखा कि जो बहुत सारे वर्ग थे जो कल तक पोलराइजेशन की बात नहीं करते थे, वो जहाँ पे बीजेपी का सीधा कैंडिडेट है वहाँ पे पोलराइजेशन होता हुआ दिखा था, और वहाँ बीजेपी को फायदा भी मिलेगा जहाँ जहाँ बीजेपी के सीधे कैंडिडेट थे। लेकिन जहाँ पे जदयू के कैंडिडेट थे वहाँ पे जनता दुविधा में थी कि जदयू को वोट दूं या एलजेपी को वोट दूं, क्योंकि वहाँ पे बटे हुए लोग थे। कुछ लोग जदयू के पक्ष में थे और कुछ लोग एलजेपी के पक्ष में थे।
तो उन सीटों पे इनको एनडीए को नुकसान ही होगा, क्योंकि वो राजद को वहाँ पे राजद या महागठबंधन को फायदा होगा। तो ये बीजेपी की जो रणनीति रही एलजेपी को अलग रखने की, वो इसके लिए नुकसानदायक, क्योंकि बिहार में नीतीश के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी थी, और खास करके जो नीतीश के वोटर थे महादलित और अति पिछड़ा, उनमें ही ज्यादा गुस्सा था नीतीश के प्रति कि इनको हमें हर हाल में सत्ता से बाहर करना है। बीजेपी अगर पहले इस बात को भांप लेती और नीतीश को साइड करके अपना कोई चेहरा लेके आती, या हो सकता है कि और गठबंधन का कोई नया स्वरूप रचती, तो बीजेपी को क्लियर कट, या अगर सीएम का चेहरा ही बदल दिया जाता तो शायद कुछ और भी तस्वीर बदल सकती थी। चेहरा या गठबंधन का गणित, नीतीश को अगर वो पीछे कर देते, बैक कर देते, या नीतीश को अलग कर देते जैसे उन्होंने एलजेपी को किया, तो उस आधार से ज्यादा फायदा होता, क्योंकि नाराजगी इस बार भी ज्यादा बीजेपी के लिए नहीं, जेडीयू के लिए देखी गई। महागठबंधन को जो वोट गया है वो मजबूरी में गया है कि चूंकि उसको लोगों को नीतीश को हराना है, तो नीतीश के मजबूत विकल्प तो महागठबंधन नहीं है, ऑप्शनल कह सकते हैं ये गया वोट। हाँ, लेकिन वो गुस्से में सारा वोट इधर गया है। जल्दी से मैं चाहूंगी अंतिम प्रतिक्रिया मुकेश मल्होत्रा जी आपसे मैं लूं कि जरा बताएं कल के दिन कैसे देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ, वहां पर क्या लग रहा है, कांग्रेस के फेवर में कितना जो माहौल है वो बनेगा, नतीजे क्या कहेंगे वहां पर? बड़ौदा की सीट जो नाक का और साग का सवाल बनी हुई है कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस के लिए, यहाँ पर क्या लग रहा है? साथ ही बिहार में जो है कांग्रेस के लिए कितनी संभावना है, वापसी करेगी कांग्रेस? बिहार की मैं बात पहले करना चाहूंगा। वहाँ पर जनता ने स्पष्ट अपना जनादेश दिया है महागठबंधन के प्रति। वहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने जा रही है, और बिल्कुल क्लियर कट मेजोरिटी महागठबंधन के पास आएगी। बड़ौदा में कांग्रेस चुनाव जीतेगी हर हालत में, और मध्य प्रदेश के नतीजों को देखेंगे कि वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ जहाँ जहाँ भी चुनाव हुआ है कांग्रेस पार्टी। वंदना जी जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया। निर्देश जनादेश को कांग्रेस। मैं थोड़ा सा हैरान हूँ कि शिखर से जो पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वो इस तरह के जो दावे कर रही है उसको देखकर मैं हैरान। बार बार वो कह रहे थे कि झूठ की बात कर रहे थे। मेरी बारी, आप कृपया करके, मेरे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी वंदना जी जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। बार बार आप झूठ की बात बोलते हैं। जब हुड्डा जी बार बार बोलते हैं कि बड़ौदा में अगर हमारा प्रतिनिधि आ जाएगा, विधायक बन जाएगा तो सरकार गिर जाएगी। अरे ये झूठ बोलने के काम आपके हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। चलिए ये सारे कल कह सकते हैं कि बयानबाजी पर पूरी तरीके से विराम लगा देंगे जो नतीजे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, धड़कनें तेज होंगी और सांसें भी थमती सी महसूस होंगी, लेकिन जनता जनार्दन फैसला दे चुकी है जिसका ऐलान आम 10 नवंबर को हो जाएगा। उम्मीदें किसकी परवान चढ़ेंगी इस पर निगाहें सबकी टिकी रहेंगी, क्योंकि नतीजे बेहद खास हैं जिनसे जुड़ी सियासतदानों के भविष्य की आस है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।